नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टीम। गांव देहात गली कूचों में लगातार ये जनता के बीच रही है। पश्चिम से लेकर पूरब तक क्या माहौल रहा है। 403 विधानसभाओं पर मतदान खत्म हो चुका और अब एग्जिट पोल की बारी है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेष मेहमान अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो द अभिषेक तिवारी के होस्ट भी हैं, उसके फाउंडर भी हैं। उन्हीं से भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जमीन को खंगाल कर आए हैं। और हेडलाइंस नेटवर्क की सबसे विश्वसनीय टीम हमारे साथ कुलदीप सिंह जुड़े हैं, जो बहुत अच्छे से एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं। सार्थक शर्मा, जिन्होंने तमाम सीटों पर भ्रमण किया है, वोटरों से बात की है। विनोद शर्मा को आप लगातार देखते होंगे कि आखिरकार किस तरीके से तमाम जिलों में उन्होंने पत्रकारिता की है, रिपोर्टिंग की है, जनता के बीच जाकर उनकी आवाज को बुलंदी पर पहुंचाया है। ऐसे में इस बार क्या हुआ, कौन सबसे ज्यादा भारी आंकड़े ला रहा है, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले क्या माहौल है, यानी कि अब कौन जीत रहा है, तो वही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अभिषेक आपसे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? चुनाव तो खत्म हो गए, अब क्या माहौल है, कितनी सीटें, कौन जीत रहा है, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। कौन से मुद्दों पर इस बार मतदान लगा है कि हुआ है? जी, ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा है इस मायने में। मैंने उत्तर प्रदेश में 2012 का भी इलेक्शन कवर किया था, 14, 17, 19 भी कवर किया, मगर 2022 में एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि एक सरकार बदल रही है, दूसरी सरकार आ रही। इस चुनाव को मैंने दो तरह से देखा। 2010 में एक बिहार में भी ऐसा ही इलेक्शन हुआ था, जब ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि आरजेडी का कहीं गुंडा राज तो वापस नहीं आ जाए, और परिणाम ये हुआ कि एनडीए के पक्ष में एक साइलेंट वोटर, जो अंडर करंट जिसे कह सकते हैं, स्विंग वोटर कह सकते हैं, उसने जबरदस्त वोटिंग की कि कुछ भी हो जाए, ये जो डर का भय का माहौल है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 2022 में ये चीज मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, ठीक 12 साल बाद। वो क्यों कह रहा हूं? हुआ ये कि जब इलेक्शन हुआ तो कई मुद्दे थे, आवारा पशु के मुद्दे थे, किसान आंदोलन था, लेकिन चुनाव आते आते जाटों के अंदर भूस भर देंगे, हमारी सरकार आने दो, औकात बता देंगे, और महिला सुरक्षा, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। पूरे पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, अवध में जाइए, बुंदेलखंड की 19 सीटों में सबसे बड़ा चमत्कार जो किया है वो योगी आदित्यनाथ जी की एक मास्टर स्ट्रोक योजना है, वो हर घर तक पानी पहुंचाना। पानी, यानी पानी का जलवा वहां दिखा है। बिल्कुल पानी बिल्कुल, की बात हो रही थी कि वहां पानी नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल, और बिल्कुल इसी अभिषेक, वजह से बात करेंगे और भी मुद्दों पर। मैं सबको लूं क्योंकि जल्दी से हम वो एग्जिट पोल सबके सामने रखेंगे, लिहाजा 30-30 सेकंड जो हमारे सहयोगी है वो अपनी बात रखेंगे। विनोद, आप बताइए, आप तो पूरब में भी जबरदस्त धमाके से आप रहे हैं, पश्चिम में भी रहे हैं, तो थोड़ा सा नजर डालिए आखिरकार पश्चिम में पूरब में क्या अंतर दिखाई दिया इस बार? देखिए, लगातार हमारी टीम चुनाव कवरेज में रही, और अब का जो चुनाव है, जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो की गई थी, मगर हमने जैसे ही जनता से बात करी, हम गली कूचे देहात किसानों के बीच, फसल काट रहे किसानों से भी हमने बातचीत करी, पब्लिक ओपिनियन से लिया कि आखिर भाई आपको मुद्दा कौन सा नजर आएगा, आप अब की बार वोटिंग मशीन का जो बटन दबाने जाएंगे। तो और 7 चरणों में जो चुनाव हुआ भी है, सबसे पहला मुद्दा तो किसान का कहें या फिर मजदूर का कहें या फिर जो आम जनता है वोट जो दबाने गई थी, उनका मुद्दा था कि भाई गुंडा राज से हम लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगह पर गए कि जहां पर गांव के लोग कहते थे कि भाई आप आ तो गए हैं रात को, अगर आप पहले की सरकार में यहां पर आते तो आपका मोबाइल छिन जाता, आपका कैमरा छिन जाता, लेकिन 5 साल में हम लोगों को राहत देखने को मिली। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार मंचों से चर्चा करी, उस लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि
प्लस पॉइंट ये भाजपा के लिए रहा है, लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये रहा है कि जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ गए, हम अयोध्या गए, हम कानपुर गए, हम लखनऊ तक गए, और पूरब में और पश्चिम में थोड़ा ये मेरे को जो पर्सनली देखने को मिला, कुछ छुट्टा जानवरों की थोड़ी परेशानी किसानों को रही। आवारा पशु आवारा पशु के पास जो सार्थक जी, आप युवाओं में भी रहे, भारी संख्या में युवाओं से आपने बातचीत की, बुजुर्गों पे आप गए, क्या निकल कर आया आखिरकार? वोटर आखिरी वोट देने के दौरान क्या सोच रहा था, क्या उसकी सोच रही? जी नवीन जी, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं नौजवानों के बीच में गया तो मैंने उनसे बातचीत करी। उनका एक मुद्दा था कि क्या कहते हैं, बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा हुई है और महंगाई की बात भी थोड़ा थोड़ा उनके बीच में रही है। पर सबसे बड़ी बात अगर तो देखी जाए तो आखिरी के समय में जब वोटिंग देने की बात आई है तो कुछ युवा मुझे ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि हिंदूवाद का वोटर जो है वो हम हैं, हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा जो ये रोजगार की बात थी वो थोड़ा कम दिखा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि इस सरकार को अगर जो देखा जाए तो 2.5 साल काम करने के मिले हैं। 2.5 साल जो इसके थे वो कोरोना में निकल गए। तो अगर जो हम इसको दोबारा से चांस देते हैं, क्योंकि हमने तमाम सरकारें देखी हैं, सभी ने वादे किए हैं पर पूरा कोई नहीं कर पाया है, तो इस सरकार को इस हिसाब से बहुत कम टाइम मिला है और इसलिए जो वादे थे वो भी बहुत पूरे किए हैं। राष्ट्रवाद भी मुद्दा रहा है, राष्ट्रवाद चुनाव में मुद्दा रहा है। जी 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 जी, ठीक है। थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधा वो एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे कि आखिरकार यूपी में जीत कौन रहा है। और सीधा कुलदीप के पास चलता हूं। कुलदीप, मैं अगर पश्चिम की बात करूं आपसे, तो पश्चिम में आपको क्या दिखाई दिया? क्योंकि उसी पश्चिम से किसान आंदोलन का सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा था। क्या नजर आया आपको? आखिरकार वो आखिरी दिन तक रहा या फिर हट गया? अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। जी बोलिए। देखिए, पश्चिम में मुद्दा सेट हुआ। दरअसल विपक्ष के पास पश्चिम में कुछ था नहीं। अगर आंदोलन ना होता तो शायद ये फेलियर थी और बीजेपी शायद एक तरफा होती। लेकिन आंदोलन ने जो माहौल तैयार किया है वो, लेकिन समस्या ये हुई विपक्ष इसको भुना भी नहीं पाया और बीजेपी ने जिस तरह से इसको कंट्रोल किया वो बड़ी बात है अपने आप में। खुद प्रधानमंत्री जी ने आगे इनको वापिस किया, एक माफी मांगी। और हालांकि जो अखिलेश ने जो भी रैलियां की उनमें सिवाय टारगेट करने के कई, चाहे छीटाकशी योगी पे हो, चाहे मोदी पे हो, चाहे केशव पे हो, अपनी उपलब्धियां में ये करने वाला हूं, मैंने ये किया था, उसकी बजाय एक कभी स्टूल मंत्री, कभी योगी चिलम बाबा, चिलम जीवी, इन पर ही टाइम जाया किया है। अपने एक विजन सेट नहीं किया, ना बताया कि मैं अगर सरकार बनती है तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, और इसी का परिणाम है। दूसरी बात, जाटों में जो 13 का दंगा है, कितनी भी लहर हो, कितनी भी इन्होंने माहौल क्रिएट किया हो, लेकिन वो दंगा भूल नहीं पाए। उस दंगे का असर दिखा पश्चिम में, खासकर जाट समाज में। अब सबसे पहले फर्स्ट फेज का क्या रिजल्ट रहा? क्या उन्होंने सोचा फर्स्ट फेज में क्या हुआ 58 सीटों पर? सबसे पहले मैं कहूंगा कि वो फ्लैश किया जाए, वो दिखाया जाए कि आखिरकार किस तरीके से जो वोटर थे उन्होंने क्या सोचा। तो आपके सामने इस वक्त वो आंकड़े आ चुके हैं। पहले फेज में 58 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें से बीजेपी को 44, समाजवादी पार्टी को 11, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अभिषेक जी, क्या ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं? ऐसी उम्मीद नहीं की थी क्या? नहीं, मेरे लिए ये आंकड़े बिल्कुल नहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मैं पश्चिम को जब कवर कर रहा था तो चूंकि मैं बिहार से हूं, बहुत निष्पक्ष रूप से गया था। मुझे लगा था किसान आंदोलन का मुद्दा है, आवारा पशु का मुद्दा है, तो वोट भी इस मुद्दे पे पड़ेगा। लेकिन वोट पड़ा सुरक्षा के मुद्दे, वोट पड़ा कि ये मुस्लिम है, ये मुझे मारना चाहता है, जाटों के अंदर घूस भर देना चाहता है, गुजरों को मारना चाहता है, इस प्रकार के जो बयानवीर लोग थे उनके खिलाफ वोट पड़ा है। और एक चीज है, इस पूरे इलेक्शन को मैं कहूंगा कि लोग कहते हैं बीजेपी कम्युनल पार्टी है, पर पोलराइजेशन बीजेपी के लिए जो है वो समाजवादी पार्टी के बयानवीरों ने किया है। मुझे ये आंकड़े कतई नहीं चौंकाते। 2-4 सीट इधर उधर भले हो जाए, ये आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए थोड़ा सा हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर चलाने की कोशिश करें तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चलाइए। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए शामली डिस्ट्रिक्ट से कि आखिरकार शामली में क्या कुछ रहा है। शामली में 3 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी पे गई थी 2 सीटें, एक गई थी कैराना समाजवादी पे, लेकिन इस बार स्थितियां बदली है। मुझे ऐसा लग रहा है सेम
स्थिति है, जैसा माहौल विपक्ष के आरएलडी के फेवर में दिख रहा था, क्योंकि दोनों सीट शामली की आरएलडी के पक्ष में थी, सपा गठबंधन पे के प्रत्याशी यहाँ पे थे, आरएलडी के सिंबल पे थे। तो शामली तो एक तरफा यहाँ पर बीजेपी को जाती दिख रही है, और कैराना में बहुत जबरदस्त टक्कर है इस बार। जैसे पिछली बार तो एक ही परिवार से कह लीजिए 2 टिकट होने की वजह से मृगांका सिंह जो ये एरर था, जो जिसको आप और हम एरर बता रहे थे, यानी ये सही भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कुलदीप। यानी कि आप थाना भवन और कैराना की बात कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी खाते में जा भी सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? कैराना में कैसा मुकाबला रहा? कुल हमारे साथ विनोद भी है। विनोद, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सार्थक भी हमारे साथ, उन्होंने कैराना के कई गांव। हाँ, बोलिए बोलिए, अब आप बोलिए अभिषेक। आई एम सॉरी, आपको पता है कि आज मुझे 3 और चैनल पे 5-5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जाना पड़ेगा, वो कमिटमेंट है। तो मैं आपको एक अपना फाइनल आंकड़ा दे देता हूं, उसके बाद मैं कहूंगा कि आप लोग शो जरूर कंटिन्यू करें। कल हम इस पे डिटेल विश्लेषण हेडलाइंस इंडिया पे ही आकर के करेंगे, और मैं आपको ग्राफिक्स भी अपने भेजूंगा। हमारे हिसाब से जो है वो फाइनल आंकड़ा है एग्जिट पोल का, द अभिषेक तिवारी शो की टीम का। हेडलाइंस इंडिया का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। हमारे हिसाब से एनडीए की सरकार 270 से लेकर के 280 सीट लेकर के आ रही है, और सबसे बड़ा इसमें जो रोल है वो अवध रीजन का है। एक तीसरे चरण के बाद जो स्प्रिंग दिखा है बीजेपी के लिए, एक कमिटमेंट जो दिखी है वो अद्भुत थी। और मुझे लगता है कि 10 तारीख को जब हम आप ही के चैनल पे बात करेंगे, लाइव शो करेंगे रिजल्ट्स के साथ, हो सकता है 2-3 घंटे का हेडलाइंस इंडिया पे ही लाइव शो करें हम, एक सीट का जब रिजल्ट आएगा तो तब हम बेहतर बताएंगे कि क्यों क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो आपने तो अपना आंकड़ा रख दिया कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ रही है, लेकिन हम आगे सहारनपुर में लिए चलते हैं। सहारनपुर में क्या माहौल है, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे कि वैसे अगर बातचीत की जाए कैराना की, शामली की, थाना भवन की, तो 1 मिनट आप भी बोल सकते हैं उस पर। कुलदीप, आप थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। जी, कैराना में फाइट इस बार नेक टू नेक फाइट है। जो माहौल बताया जा रहा था कि ये मामला हिंदू मुस्लिम पे नहीं चुनाव जाएगा, चुनाव एक तरफा हिंदू मुस्लिम पे ही हुआ है, ये मान लीजिए। और जो जाट वोटर की बात थी कि जाट वोटर गठबंधन के साथ है, मैं साफ पूछूं तो ये कहा जा सकता है कि नाहिद हसन फिर से जीत रहे हैं? जी, नाहिद हसन फिर से जीत जाएंगे कैराना, इसमें कोई अतिशयोक्ति हो सकती है? नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि जीत रहे हैं, क्योंकि नाहिद हसन की जीत तय हो रही है जाट वोटर से, और एक तरफा ये मान रहे हैं कि गठबंधन पे गया। हाल अगर हमने बारीकी से जब विश्लेषण किया वहां पे गए, तो जाट समाज में महिलाएं लगभग 70% तक बीजेपी पे गई है। ये बड़ा फैक्टर है। ये परिणामों को आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम कैराना से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जाट समाज को हम देख रहे हैं 50% गया है, लेकिन महिलाएं 70 से 80%। थाना भवन में सर, थाना भवन 2012 में सुरेश राणा बीजेपी वहां से मात्र 250 वोटों से जीते थे। बहुत क्लोज मुकाबला रहा था। वही शायद मुकाबला हमको 2022 में देखने को मिले। यानी जा भी सकती है सीट वो। जी, वो गठबंधन पे जा भी सकती है। और विनोद, आपको क्या दिख रहा है कैराना का, शामली का, थाना भवन का? आपको लगातार इन 2-3 सीट पर तो जबरदस्त तरीके से आपने रिपोर्टिंग की है, क्या दिखाई दिया? और बिल्कुल आश्चर्यचकित जो है नतीजे वो 10 मार्च को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैराना ऐसी जगह जहां पर अब की बार लगभग 73 से 74% जो पोलिंग हुआ है, और वहां पर जोश था। कैराना में 2 ही तरीके का जोश था, एक तरफ नाहिद हसन के लोग थे और एक तरफ मृगांका सिंह के लोग थे। यानी कि नाहिद हसन के लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे नाहिद हसन जो जेल में है वो जेल से जीते। हालांकि नाहिद की बहन जो है वो लोगों के अंदर सिंपैथी का वोट बटोरने जरूर गई है बीच बीच में, मगर नाहिद हसन ने इकरा हसन का जादू साफ तौर पर नहीं दिखाई तो दिया है, लेकिन मृगांक नहीं
जी जी, लेकिन मृगांका सिंह के लिए भी लोगों का जो जुनून था, मृगांका सिंह के लिए लोगों का जो एक तरीके से जुनून था कि मृगांका सिंह पहले चुनाव हार गई, उसके बाद फिर से चुनाव लड़ा, वो हार गई। अब की बार मृगांका सिंह के लिए जनता ने बिल्कुल मतलब जमीन पे उतरकर वोटिंग करी है। और ये जो अब की बार हो सकता है कि मृगांका सिंह वहां से विधायक बनकर लखनऊ पहुंचे। और यदि थाना भवन की चलिए बात चलिए। करें तो थाना भवन में थोड़ी हाँ। नाराजगी है, और थाना भवन की सीट का जो पेच है वो भी फंसा हुआ है थाना और इस भवन में। वक्त एक और बड़ा आंकड़ा इस वक्त आ चुका है, बड़ा आंकड़ा आ चुका है सहारनपुर विधानसभाओं में से। पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कुछ भरोसा टूटा है वोटर्स का। और अगर बात की जाए तो बीजेपी 3, सपा 3, कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। पिछली बार 2 सीटें जीती थी और बीएसपी 1। सार्थक शर्मा आपने सहारनपुर की कई सीटों पर रिपोर्टिंग की, ये आंकड़े क्या चौंकाते हैं, या इसमें फेरबदल अभी हो सकता है? जी नवीन जी, अगर तो देखा जाए सहारनपुर की लड़ाई बहुत ज्यादा बेहद ही नजदीकी वाली मानी जा रही थी, क्योंकि एक तो नकुड़ जहां से मंत्री जी थे धर्म सिंह सैनी जी, और दूसरा बेहट। ये बेहट में भी अगर तो आप देखा जाए नरेश सैनी जो थे वो कांग्रेस के थे, और वो एकदम अचानक ही उन्होंने लास्ट में अपना पाला बदला और वो बीजेपी में आ गए। और अब की बार एक और चीज सहारनपुर में बहुत ज्यादा हावी देखने को भी मिली है कि इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के बहुत टाइम से प्रत्याशी थे, उन्होंने भी एकदम अचानक अपना पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी में आ गए। उसके बाद थोड़े से आंकड़े यानी कि इमरान मसूद का फैक्टर सहारनपुर में चला है। कुलदीप, जी किस जी जी तरीके से देखते हैं इमरान मसूद का ये फैक्टर? बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा गया। जो बीजेपी सोच रही थी कि 5-6 सीटें यहां से ले जाएंगे, वो सिर्फ 3 पर सिमटती नजर आ रही है। कुलदीप, और लगता कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप इस पर नजर डालिए। विनोद, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इमरान मसूद के जाने पर जो इमरान मसूद समाजवादी में चले गए, हालांकि इमरान मसूद को ये लग रहा था कि मैं अखिलेश जी से मिलूंगा और अखिलेश जी वो सम्मान करेंगे, और कुछ सीटों की लगातार बातचीत चलती रही इमरान मसूद की, मगर इमरान के हाथ में कुछ नहीं आया। इमरान को जिम्मेदारी दी कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप इस बार चुनाव लड़ाइए। वो जिम्मेदारी इमरान मसूद के कंधों पर रही। हालांकि इमरान के जो भाई हैं वो जरूर बसपा से टिकट लेकर आए थे और चुनावी मैदान में थे, क्योंकि आरएलडी ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन इमरान से जब भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए हूं। हालांकि इमरान मसूद के आने से चलिए ठीक है। प्रभाव तो पड़ा है। कुलदीप, ये 3 सीट कौन सी बीजेपी जीत रही है और एसपी कौन सी 3 सीट जीत रही है, जरा बताइए। देखिए, गंगों में ये सहारनपुर की गंगो और नकुड़ और सहारनपुर शहर लगभग मेरे हिसाब से तीनों सीटें बीजेपी जीत रही है हमारे अनुसार। बसपा एक सीट जीत रही है और रामपुर मनिहारन बसपा जीत रही है। 2 बार के विधायक थे रविंद्र मोल्लू जी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 2017 में जीती, मैच 250 के अंतर से ये सीट जीती थी, तो इस बार ये बसपा के खाते में जाती दिख रही है। सपा बेहट में भी दिख रही है जीतती हुई दिख रही है। आगे। जी। और देवबंद और इसमें बेहट और देवबंद और देहात, ये 3 सीटें सपा की ओर जाती दिख रही है। लेकिन क्लोज फाइट है, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है इन तीनों सीटों में भी। फाइट तो बहुत क्लोज है, तो नेक टू नेक फाइट है। तो ऐसे में देखना होगा कि हो सकते हैं कि आंकड़े कुछ बदलते नजर आए। लेकिन यहाँ पर, और अब हम नजर डालते हैं मुजफ्फरनगर का क्या हाल है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही चला था किसान आंदोलन, मुजफ्फरनगर में भी आ चुका है। भारी नुकसान तो बीजेपी का नहीं हो रहा है, 4 सीट तो आ रही हैं। ऐसी उम्मीद की थी क्या कुलदीप आपने? बताइए कौन बिल्कुल मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल ऐसी गठबंधन को तो कम से कम ये उम्मीद नहीं होगी कि वहां पे बीजेपी इस बार भी 4 सीटें जीत जाए, क्योंकि पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था, 6 सीटें बीजेपी की थी। इस बार 2 सीटें सपा के खाते में दिख रही हैं, वो एक तो बुढ़ाना है और एक मीरापुर। बुढ़ाना और बुढ़ाना वही मीरापुर हारते नजर आ रहे हैं प्रशांत। जी। और बुढ़ाना वही सीट है जिसमें टिकैत साहब का गांव आता है, सिसोली, उसी विधानसभा के अंतर्गत इनका उस विधानसभा में असर रहा टिकैत का। जी मुझे लगता है वहां पे असर रहा है। चलिए मेरठ पर नजर डालते हैं जल्दी और फिर फाइनल आंकड़ों पर आपके लिए चलते हैं। मेरठ में 5 बीजेपी, 2 एसपी, कांग्रेस 0, बीएसपी का खाता नहीं और अदर्स भी खाली। कुलदीप ने तो बताया
विनोद, कैसे देखते हैं मेरठ का ये आंकड़ा? मेरठ में अगर बात की जाए तो जो मेरठ की बात है, संगीत सोम लगातार विधायक बनते हुए आए, ठीक है, लेकिन अब की बार कुछ हो सकता है कि बदलाव हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है कि संगीत सोम को मेरठ से हराना। मेरठ सीट से संगीत सोम को सरदना में आते हैं और वहां से संगीत सोम को हराना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि कुछ अब की बार जी सरदना से अब की बार जो मिहिर भोज का जो मूर्ति अनावरण था, उसके बाद कुछ गुर्जर समाज में नाराजगी जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई है और मेरठ में भी बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने जा रहा है। कुलदीप, ये 5 जो सीट हैं, ये कौन सी आपको लग रहा है कि मेरठ में जीत रही है बीजेपी और एसपी 2 जीत रही है? मेरठ में बीजेपी, मेरठ दक्षिण भी जीत रही है, मेरठ कैंट भी जीत रही है, शहर हार रही है। सिटी जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सीट हुआ करती थी वो ये हार रही है, और दूसरी ये जो सिवाल खास है वो भी हार रही है। सरदना मेरे हिसाब से बीजेपी जीत रही है। हस्तिनापुर में दिनेश कटीक मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, वो भी एक तरफा जीत रहे हैं। तो 2 सीटें हैं, एक मेरठ शहर की और ये सिवाल खास, ये 2 सीटें ये सपा के खाते में जाती दिख रही है। बागपत आपको ले चलते हैं। जाट लैंड बागपत में 3 सीटें हैं और इनमें भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यानी जिस तरीके से बात हो रही थी, 2 सीटें बीजेपी, एक एसपी यहां पर जीतती नजर आ रही है। सार्थक, आप भी गए हैं वहां पर, छपरोली आप गए, बागपत आप गए, बड़ौत आप गए, कैसे देखते हैं? ये बात की जाए जाटों की, बात अगर जो करी जाए, जाटों के अंदर ये दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अब की बार सरकार से थोड़ा विपरीत चलेंगे। पर मैंने देखा भी है 50% ऐसा हुआ भी है कि थोड़ा विपरीत चले हो, पर उनकी जो महिलाएं, यानी कि महिलाएं जो वोटर थी, जब हमने उनसे बात करी है तो महिलाएं, मेरे को लगता है कि वो 80% जो है वो चुपचाप जरूर गई होंगी बीजेपी को वोट देने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि हम बिल्कुल सही रहे। क्योंकि सुरक्षा की बात अगर जो देखी जाए तो सभी को सुरक्षा की बात मिली है। और अगर जो छपरौली की बात की जाए तो शैलेंद्र सिंह रमाला वहां से थे, जो एकदम अचानक आए थे 2018 में, उन्होंने एकदम आरएलडी छोड़कर उसमें आए थे। और एक तरीके से अगर जो देखा जाए, बागपत पूरा आरएलडी का गढ़ माना जाता है। अगर जो शैलेंद्र सिंह रमाला की बात करें तो उनके ऊपर जैसे ही वो हमला हुआ था, उसके बाद थोड़ा बागपत की जो लहर थी उसमें थोड़ा बदलाव देखने को भी मिला था। जो जाट ये सोच रहे थे कि हम एक तरफा जाएंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव इधर उधर होने की भी कोशिश हुई थी। और वहीं अगर जो देखा जाए तो जनता ने मेन जो मुद्दा अगर जो रहा है उधर, अगर जो बागपत में मैं गया हूं तो वहां लोगों के दिमाग में एक ही चीज रही है कि सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। सुरक्षा हमें मिली है तो सारी चीज हुई है। लोगों का ये भी मानना था कि अगर जो हमारी जेब में 20 रुपए आ रहे हैं, अगर जो उन 20 रुपयों को घर तक लेके जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन रहा है। और यही कारण है कि जाट जो है वो भले ही कटे हों, पर महिलाएं जो उनकी महिलाएं वोटर थी वो जरूर पूरा सपोर्ट करती हुई दिखाई दी होंगी बीजेपी को, और उन्होंने सपोर्ट किया भी होगा, ये मेरा मानना है कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। और अगर जो नौजवानों की बात की जाए तो नौजवानों की भी बात ऐसी ही थी कि नौजवान भी उनकी तरफ को पूरा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका भी मानना यही था कि मेन सबसे बड़ा कारण सुरक्षा है। और उसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में रही है कि किसान की बात हुई हो, क्योंकि जाटों का ही सबसे ज्यादा मेन, अगर जो किसानों की बात की जाए तो जाटों का ही मेन पूरा किसानों का वो रहा था, आंदोलन रहा था। तो इसकी वजह से जाट थोड़े कट्टे हुए भी दिखाई दिए थे। पर ये अगर जो देखा जाए, मेन जो बात थी वो जाटों का, वहां पर जब मैं गया लोगों से मिला तो उनका मानना बिल्कुल सही था और वो सही इस चीज को मानते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये बिल्कुल सही हुआ है और हम वोट भी दे रहे हैं। जी कुलदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसमें 3 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है। तो कैसे देखते हैं, क्या ये माहौल, अगर जो गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो क्लीन स्वीप हो गया है, तो इसमें क्या लग रहा है, क्या कौन सी सीटें जो है जो यहाँ पर ऐसा फैक्टर रहा होगा जिससे तीनों सीटें अपनी बार बीजेपी के हाथ में है? जी जी सार्थक जी, पहले भी तीनों सीटें पिछले 2017 में भी बीजेपी के खाते में रही थी। इस बार थोड़ा माहौल बदला था, क्योंकि जो प्रकरण मिहिर भोज आदित्यनाथ के खिलाफ जो चला था, बीजेपी के खिलाफ एक
तैयार हुआ था। वहां पे गुर्जर समाज की जो बगावती तेवर थे, वहां पे तमाम नेता वहां पे आए, तमाम वहां पे आंदोलन, एक तरह से पंचायतें हुई। लेकिन चुनाव आते आते ये सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा चला पश्चिम में कि सब फेल होते नजर आए। और यही कारण है कि इस बार भी गाजिया ये गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटें, चाहे वो जेवर हो, दादरी हो या फिर नोएडा, ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। और तीनों ही सीटिंग एमएलए रहे हैं पिछले, वही रिपीट हुए हैं दोबारा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, और वही इस बार भी जीतते नजर आ रहे हैं, चाहे वो दादरी हो चाहे वो जेवर हो। हालांकि जेवर में थोड़ी फाइट नजर आ रही है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। जी विनोद जी, आप तो वहीं के ही रहने वाले हैं, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा देखा है, तो आपने तो दादरी भी बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था, और मैं भी दादरी में आपके साथ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि दादरी जी में अगर जो बात की जाए तो गुर्जरों का जो एक मिहिर भोज का वो चला था, तो उसके बाद भी ये पूरा होना, तो मतलब जनता के दिमाग में कौन सा मुद्दा हावी रहा? रिचर्ड नहीं, बिल्कुल जो मिहिर भोज का प्रकरण चला था, उसमें उस प्रकरण को कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी ने उसको हथियाने की कोशिश करी, यानी कि उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। गुर्जर समाज की नाराजगी थी, लेकिन जब उस प्रकरण के साथ अदर पार्टी के लोग जुड़ने लगे, समाजवादी के नेता उस मंच पर जाने लगे, और कहीं ना कहीं आप देखिए मुखिया गुर्जर जो भाजपा में थे और लगातार उस प्रकरण में भी इंटरफेयर कर रहे थे, लेकिन देखिए और सामने नजर आया मुखिया गुर्जर समाजवादी से लड़े, लेकिन हुआ ये कि जो सुरक्षा का मुद्दा है, वो सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जब भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस जेवर एयरपोर्ट से हवा बदल गई, और वो जो डैमेज थोड़ा हुआ था, उसको डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं पार्टी ने कर लिया। और जेवर की बात की जाए तो धीरेन्द्र सिंह वहां पे विधायक है। हालांकि जेवर में कुछ थोड़ा सा पेच फंस सकता है, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह का, क्योंकि वो ठाकुर समुदाय से आते हैं, और जो गुर्जर समाज में नाराजगी थी, तो धीरेन्द्र सिंह के सामने जिस तरीके से गुर्जर समाज के प्रत्याशी को उतारा गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि एक किसी समाज व्यक्ति से पूरा चुनाव का आप आकलन नहीं लगा सकते, चाहे वो जाट समुदाय हो, चाहे वो गुर्जर समुदाय हो, चाहे वो ठाकुर समुदाय हो। किसी को भी विधायक बनाने के लिए पूरे जो वोटर्स है वो वोट करें, तभी वो जीत कर पहुंचता है लखनऊ। लेकिन अभी नोएडा की बात की जाए, दादरी की बात की जाए, जेवर की बात की जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लीन स्वीप बीजेपी करने वाली है। हालांकि दादरी में थोड़ा गुस्सा जरूर नजर आया था गुर्जर समाज के लोगों के अंदर, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था, और कहा जा रहा था कि अब की बार तो दादरी के विधायक जो है उनका टिकट ही कट जाएगा, अब की बार कौन है लाइन में उसको टिकट देंगे। मगर पार्टी ने टिकट नहीं काटा, पार्टी ने विश्वास जताया, और ये तीनों सीट भी अब की बार भाजपा क्लीन स्वीप करती हुई मुझे तो नजर आ रही है। और बस परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल ज्यादा स्लो है। मैं कहूंगा कि अब पश्चिम की ये तस्वीर दिखाने के बाद अब फाइनल आंकड़े, आखिरकार अब एग्जिट पोल कि आखिरकार कितनी सीटें 403 विधानसभाओं में से बीजेपी को कितनी, एसपी को कितनी, दूसरी पार्टियों को मिलती नजर आ रही है, कौन इस बार यूपी जीतेगा, क्या कह रहा है एग्जिट पोल। जो हमारी टीम ने जमीन से जुड़कर जो काम किया है वो आपके सामने एक बार हम दिखा देते हैं जरा कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या है। मैं कहूंगा फ्लैश किया जाए और बताया जाए कि आखिरकार कितनी सीटों के साथ बीजेपी आती नजर आ रही है। तो ये फर्स्ट फेज का है, ये फर्स्ट फेज का है। पूरी स्क्रीन पर वो प्लेट आप चलाएं जिसमें पूरे आंकड़े हैं। फर्स्ट फेज में 44 है, एसपी 11, कांग्रेस 1, बीएसपी 2। जल्दी जल्दी फ्लैश कीजिए और जनता को आप दिखाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, जनता जल्दी से जल्दी देखना चाह रही है कि आखिरकार किस तरीके से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है। कुलदीप, पहले फेज में जिस तरीके से 44 सीटें बीजेपी जीत रही है, 11 एसपी, क्या हैरान करने वाले रिजल्ट हैं? पहले फेज से काफी पहले फेज से काफी उम्मीदी थी गठबंधन को पहला हो जाए सेकंड हो, क्योंकि पश्चिम में आंदोलन शुरुआत हुई थी और यहीं से दिख रहा था कि सब कुछ गठबंधन के पक्ष में है। अखिलेश मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे पश्चिम को, अगर लेकिन ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं इन्होंने देखकर वाकई में झटका लगने वाला है गठबंधन को, क्योंकि ये लगभग
17 को रिपीट करने वाला है। बहुत मामूली सा अंतर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सरकार इसको देखते हुए अगर फर्स्ट फेज में यह हाल है तो आप देखिएगा संपूर्ण आंकड़ों में तस्वीर बदलती नजर आएगी। और सेकंड फेज भी दिखा रहे हैं, सेकंड फेज में भी 34 बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो सपा ने बढ़ोतरी काफी की है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि गद्दी तक पहुंच पाए। तो यानी ये तस्वीरें बिल्कुल सामने स्पष्ट हैं। और अब मैं कहूंगा कि फाइनल आंकड़े एक बार आप दिखा दें तो ज्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये 5वें पेज की तस्वीर भी हमारे सामने है। में कुछ प्रॉब्लम है, उस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि हमारी पूरी टीम हर जगह फील्ड पर थी, लिहाजा यहाँ बाहर से जुड़ना इंटरनेट के द्वारा थोड़ा सा मुश्किल है। विनोद, आप थोड़ा प्रकाश डालिए, किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष के साथ सुरक्षा को लेकर ही ईवीएम का मतदाता ने बटन दबाया और सबसे बड़ी बात यही रही, लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की बात हुई और चुनाव आते आते बुलडोजर की बात और ज्यादा तेज होने लगी। हालांकि अखिलेश यादव का यह कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल बुलडोजर चलाया, बाबा जी को बुलडोजर पता नहीं था, बाबा जी को यह नहीं पता था, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाया जाएगा। तो इन जो बुलडोजर वाला जो मामला रहा, यानी कि सुरक्षा का, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात की जाए, अतीक अहमद की बात, यानी कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, विकास दुबे, मैं विकास दुबे के गांव में गया, मैं उसके घर पर गया। विकास दुबे जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को उन्होंने मारा था, तो पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एकदम विकास दुबे का जो घर है वो उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। आप देखिए मेरठ, देखिए मेरठ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गवर्नमेंट ने, जहां पर दिन दहाड़े बाइक उठ जाती थी, गाड़ियां कट जाती थी। उस बाजार की, सोक्सीगंज बाजार की भी बात की जाए तो आज वहां पर जो बाजार के दुकानदार हैं, जो एक तरीके से कबाड़ी का काम करते थे, कबाड़ी बाजार के नाम से वो बाजार फेमस था, मशहूर था, आज वहां पे वो बकरी बेच रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गांव से लेकर देहात तक, कुलदीप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये आंकड़े 10 तारीख में परिणाम में अगर परिवर्तित होते हैं लगभग ऐसे फुल मेजोरिटी के, तो ये उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक इतिहास होगा। और जो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के शुरुआती में, चुनाव से पहले जो एजेंडा सेट किया था, जो एक टारगेट बनाया था अपनी सुरक्षा, जो मुद्दा चला सुरक्षा का, बुलडोजर बाबा की जो उपाधि दी गई जनता के द्वारा, उसको अंतिम चरण तक उसको बरकरार रखा और कहा कि सरकार बनेगी तो 10 तारीख के बाद फिर बुलडोजर चलेगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये बुलडोजर चलता रहेगा। आतंक, इस तरह के जो आपराधिक दृष्टि के लोग हैं उन पर ये बुलडोजर चलेगा। और ये जनता ने विश्वास किया है, क्योंकि जो पहले चला है तो जनता ने देखा है, पहले ट्रेलर देख चुके हैं जनता, ये कह रही थी कि फिल्म अभी बाकी है, तो जनता ने इस पर विश्वास कहीं दिखता नजर आ रहा है। जिस तरह से ये का जो आंकड़ा दिख रहा है, ये उसी का परिणाम है कि जनता ने शायद विश्वास किया है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे के आगे सब कुछ फैल नजर आया। कुलदीप ने कहा कि फेल नजर आया। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए विनोद। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हेडलाइंस इंडिया की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू किया था, हालांकि हम लोग वहां पर गए और आपने वो इंटरव्यू किया था, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे मुख्यमंत्री जी के, और आपने ये सवाल किया था कि क्या बुलडोजर 10 तारीख के बाद भी चलेगा। आपका ये सवाल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, नवीन चौहान जी आपने ये सवाल किया था, तो एकदम मुख्यमंत्री का यही सटीक जवाब था कि बुलडोजर तो जैसे चल रहा था उससे भी और तेज स्पीड में बुलडोजर चलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने एक तरीके से जिम्मा उठाया है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में किसी भी तरीके का, किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए उसको छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जो चाहे वो विधायक हो किसी पार्टी के, या फिर कोई दबंग हो। दबंगों पर भी योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर चलाया था, आपने ये सवाल किया था, उसका आपको आंसर भी उन्होंने दिया था कि बुलडोजर चलता रहेगा। तो ये बुलडोजर बहुत अहम भूमिका चुनाव में निभाता हुआ नजर आया है, और कहा जो गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और हमें भी ये लग रहा है कि 240 और 250 के आसपास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो है कि सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ा है। अखिलेश यादव की जो भीड़ थी रैलियों में, अखिलेश यादव जो भीड़ लेकर जा रहे थे, अगर वो भीड़ जो कहे कि वोटों में तब्दील हो जाए, हालांकि अखिलेश यादव लड़े अच्छा चुनाव, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा था, योगी आदित्यनाथ का जो वादा जनता से वो लगातार कर रहे थे कि हमने 5 साल करा है,
करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। उस पर जनता का कहीं ना कहीं झुकाव ये देखने को मिला है और इसीलिए जनता के बीच जब हम पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं तो कई लोग हमें कहते हैं बुलडोजर बाबा। हम पूछते हैं कौन है बुलडोजर बाबा, तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया, जिन्होंने गुंडों पर बुलडोजर चलवाया, कुलदीप, क्या तो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। की आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कुलदीप से पूछना चाहूंगा। कुलदीप, आप जी। कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? क्या ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं? 240 से 250, 60, 70, 80 तक भी पहुंच सकते हैं क्या? अगर 240 तक आएंगे तो क्या लहर और ऊपर चल सकती है क्या? आपको क्या नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल, अगर ये 240-50 के पास गई तो मुझे लगता है कि शायद ये 300 पार कर जाए, 300 के आसपास जाके रुके, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुद्दा सुरक्षा का बड़ा चला है। और जो पश्चिम में थी, अगर पश्चिम में ये देखिए, पश्चिम से ज्यादा लहर पूरब में चली है क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोग ये कह रहे थे गठबंधन यहाँ पे जब पश्चिम में ही इतना है तो पूरब में तो गठबंधन की लहर चलेगी, हालांकि ऐसा दिखने को नहीं मिला। पूरब में बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली, चाहे वो कोई भी जिला हो। उधर गोरखपुर में तो एक तरफा मान लीजिए, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, बलिया तक में चलिए, अच्छी तो सीटें यहाँ पर मिल रही दिख रही। देंगे आगे और सीटों की बात करेंगे कुलदीप, और भी ज्यादा सीटों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहीं पर वाइंड अप करना होगा। आगे जब हम अगले लाइव में आएंगे तो और ज्यादा सीटों पर बातचीत करेंगे, कौन सी सीट पर किस कारण से, क्यों, कौन जीत रहा है, इस पर भी विश्लेषण हम करेंगे आगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार और आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।